हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वॉरियर्स। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ बजट का। 2020-21 का जो बजट है, मैंने सोचा उसको डिस्कस कर लिया जाए क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन का समय है। तो इसका यूटिलाइज़ किया जाए। जो भी परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं 1-2 महीने के लिए, उस स्थगित समय में आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए। और जो एक एक करके टॉपिक आप बजट है या इसी तरह के और भी टॉपिक हैं जो करंट से रिलेटेड हैं, आप उनको पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं आपके लिए आज एक बजट का वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैंने बजट का इतिहास कवर किया है और जो करंट का बजट है इस साल जो आया है मैंने उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने हेडिंग में बजट ही लिख रखा है। उसको स्टार्ट करते हैं। संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है। बोलचाल की भाषा में आम बजट कहा जाता है इसको। इस तरह का आपने जो संविधान है उसमें इस तरह का कोई भी शब्द नहीं है जिसमें बजट बोला गया है। इसको आम भाषा में ही हम लोग यूज़ करते हैं। अनुच्छेद 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसको बोला गया है कि 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है, लेकिन वहाँ पे बजट का कोई भी बात नहीं कही गई है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आम बजट में क्या शामिल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आम बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, उसको डिस्कस करते हैं। बजट में करीब 16 दस्तावेज होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बजट में कितने दस्तावेज होते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 16 उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें बजट भाषण होता है, जो कि मुख्य जो अपनी मंत्री होती हैं, वित्त मंत्री, उनका भाषण होता है। इसके अलावा हर एक मंत्रालय के खर्च प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा होता है। साथ ही यह रकम कहाँ से आएगी और इसके प्रस्ताव भी बजट में बताए जाते हैं कि कौन सी रकम कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, और पूरे जो मंत्रालय पे जो भी खर्च होता है उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने इतिहास में जो पहली बार बजट कब आया या किसने प्रस्तुत किया था, उन सब चीज़ों को कवर किया है। उसको पढ़ते हैं। भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। आप देख रहे हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। हालांकि बजट इससे स्वतंत्र भारत से पहले भी पेश किया जा चुका है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का आपसे पूछा जाए तो उसमें आप 26 नवंबर 1947 को लगाइएगा, और आर के षणमुखम चेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। यह भारत के किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक बार अगर है तो वो मोरारजी देसाई ने 10 बार इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि इनसे कम किसने प्रस्तुत किया, तो 9 बार जो है ना वो चिदम्बरम जी ने प्रस्तुत किया है। 10 बार मोरारजी ने और 9 बार चिदम्बरम जी ने प्रस्तुत किया है बजट। मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था, तो मोरारजी देसाई का आएगा। और अगर ये भी पूछा जाए कि 10 बार या सबसे अधिक बार किसने पेश किया है, तो भी मोरारजी देसाई का ही नाम आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजीव गांधी भारत के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने संसद की बजट पेश किया है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। मतलब राजीव गांधी जो ऐसे प्रधानमंत्री, अगर पूछा जाए कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में बजट पेश किया, तो वो राजीव गांधी का नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। चलिए इसका नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट जो पढ़ते हैं। सन 2000 तक बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2001 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने के बनने पर वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ब्रिटिश समय पर आधारित यह परंपरा तोड़ी, और तब से यह बजट सुबह 11 बजे, ये जो शाम को पेश किया जाता है, ये एक ब्रिटिश परंपरा थी जिसको एनडीए की जब गवर्नमेंट आई है तो यशवंत सिन्हा ने इस रूल को तोड़ा और उन्होंने सुबह 11 बजे इसको प्रस्तुत किए जाने लगे। ये 2001 से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में बजट पद्धति की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहले ये पद्धति सबसे पहले किसने शुरू की, तो ये अंग्रेजों के द्वारा ये पद्धति शुरू की गई थी। ऐसे बहुत से काम हैं या बहुत सी पद्धति हैं जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई हैं, तो उसमें बजट का भी प्रावधान है जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय से शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार भारत के बजट पेश किया गया। अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया है, सबसे मेन तो ये आएगा कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये पेश किया जाने लगा। अगर उसमें भी पूछा जाए कि उसने किसने पेश किया है, तो 18 फरवरी 1860 में। ये आप इजीली याद कर सकते हैं। 18 इसमें भी आ रहा है और 18 इसमें भी आ रहा। तो अब 18 फरवरी 1860 को इनका नाम आप याद रखिएगा, जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार भारत में बजट पेश किया गया। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछा जाए जेम्स विल्सन या भारतीय बजट पद्धति का संस्थापक या फिर
जनक कौन है? तो आप जेम्स विल्सन का नाम टिक करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आज़ादी से पूर्व 1920 तक संघीय स्तर पर केवल एक ही बजट बनता था, लेकिन 1921 में वैश्विक आपातकाल भी आया था, तो जिसमें काफ़ी लो हो गई थी, जो जनसंख्या दर थी वो काफ़ी लो हो गई थी। तो इसको विभाजक वर्ष भी बोला जाता है 1921 को। और उसी उसी की बात कर रहे हैं। सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। अगर ये पूछा जाए कि सामान्य बजट से और रेल बजट को कब अलग किया गया, तो उसका आप आंसर 1921 में टिक करेंगे। 1921 से पहले ये एक ही बजट प्रस्तुत होता था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बजट लैटिन शब्द बोझते से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं लाल कलर का चमड़े का थैला जो था ना, उसमें प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो बजट लैटिन भाषा के बोझते से बना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जॉन मथई आज़ाद भारत के दूसरे वित्त मंत्री, जिन्होंने बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग जो है ना, वो किसने जिक्र किया है, कौन से वो वित्त मंत्री थे? तो ये है जॉन मथई। जॉन मथई ने ऐसा किया था। ये द्वितीय वित्त मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1955-56 से बजट के दस्तावेज को हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। 1955-56 से ऐसा हुआ, जबकि 1955-56 से पहले ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही आता था, लेकिन 55-56 के बाद से दस्तावेज को हिंदी भाषा में भी तैयार किया जाने लगा। इससे पहले बजट केवल अंग्रेजी भाषा में आता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सिलेक्टेड पॉइंट को ही इसमें लिखा है, जिससे आप लोग के जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीडी देशमुख आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। सीडी देशमुख, इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य स्थिति में बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होती है। ये हर साल यही होता है। इस साल हो सकता है कि इस वैश्विक महामारी के चलते सितंबर में ये प्रक्रिया ना स्टार्ट हो पाए, लेकिन वैसे इसकी प्रक्रिया है जो है ना, वो सितंबर माह से स्टार्ट हो जाती है और फरवरी में बजट पेश होता है। एक चीज़ और आप लोग इम्पॉर्टेंट है कि बजट पेश करने से 7 दिन पहले जो है ना, जो भी इसको बजट को बनाते हैं, उनको एक जगह पे रखा जाता है, जहाँ पे जिससे ना ही तो वो कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई अंदर आ सकता है, जिससे बजट की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आमतौर पर बजट 2 भागों में बटा होता है। पहले भाग में सामान्य आर्थिक सर्वे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे आप लोग जिसे बोलते हैं, वो होता है एक भाग में, और नीतियों का ब्यौरा होता है, जबकि दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रस्ताव को रखा जाता है। इसको आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि जो आर्थिक सर्वे होता है, वो जो लास्ट ईयर सरकार ने जो नीतियाँ चलाई हैं, जहाँ पे जो खर्च किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है जनता पे, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। और जो बजट होता है जो कि पेश कर किया जाता है, वो अगली अनुमानित राशि होती है कि आगे आने वाले समय में इतना उस पे इतना रुपए खर्च किया जाएगा, उससे ये प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों में बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। चलिए इस साल का बजट डिस्कस करते हैं। इस साल का बजट है केंद्रीय बजट 2021। हो सकता है ये वीडियो आज थोड़ा लंबा चला जाए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। बजट ऐसा टॉपिक है जिस पे आप 5-10 मिनट में चीज़ों को नहीं समझा सकते, ना ही तो आप समझ सकते हैं, ना ही तो हम समझा सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि बजट एक्चुअली में क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे। चलिए इस साल का बजट डिस्कस करते हैं। इस साल को जो बजट है उसको पेश किया गया 1 फरवरी 2020 को, और प्रस्तुतकर्ता थी केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनके बारे में एक और फैक्ट आप याद रखिए कि ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो पूर्णकालिक हैं। इससे पहले जो इंदिरा गांधी थी, वो अपूर्णकालिक महिला थी, लेकिन ये पहली पूर्णकालिक महिला हैं जिन्होंने बजट पेश किया, या जो वित्त मंत्री हैं। सेकेंड, इसका उद्देश्य क्या था? लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना। ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य पूछा जा सकता है। जैसे कि यूपीपीसीएस से किसी भी एग्जाम में वो कूट में पूछ सकते हैं कि इसके मेन उद्देश्य क्या था बजट का। तो आप लोग ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। बजट के 3 प्रमुख घटक हैं। एक है महत्वाकांक्षी भारत। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इस बार 3 घटक में बजट को पेश किया है। तो पहला है महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा है सभी के लिए आर्थिक विकास, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देख रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट का जो थीम है वो यही है, सबका साथ सबका विकास, और तो इसी थीम को उन्होंने फॉलो किया है। तीसरा पॉइंट है जिम्मेदार समाज, मानवीय और सदस्य और अंत्योदय आस्था पर आधार। ये तीनों पॉइंट इन्होंने जो है ना बजट में पेश किए हैं, इसी पे उन्होंने पूरा बजट बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बजट में जीवन सुगमता को 3 प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है। पहला है कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। दूसरा है आरोग्य, जल और स्वच्छता।
तीसरा है शिक्षा और कौशल। इस बार के बजट में सरकार ने शिक्षा पे काफ़ी अधिक बल दिया है और स्वास्थ्य पर भी बल दिया है, लेकिन शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। और एक और पॉइंट आप लोग को बता दें कि इस बार जो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है बजट, वो जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, उनके कार्यकाल के दूसरा नियमित बजट है। इससे पहले एक और बजट पेश हुआ था, लेकिन जो नियमित बजट है वो ये दूसरा बजट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना को इन्होंने प्रस्ताव किया है, जिसमें से एक है कृषि, सिंचाई और संबद्ध नीतियों के लिए उन्होंने 1.60 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। ये पूछ सकता है कि कृषि के लिए इस बार बजट में कितना अनुमानित राशि की गई है, तो वो 1.60 लाख। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख रुपए इस बार खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। ये सब राशियाँ आपको ये इकट्ठा तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को कभी कभी किसी एग्जाम में इन राशियों को पूछ देता है, वरना इतना तो नहीं है कि आप इन राशियों को पढ़ें। जैसे कृषि पे इस बार जो खर्च किया गया है या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उनकी राशि पूछ सकता है। दूसरा पढ़ते हैं कृषि ऋण। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि 15 लाख करोड़ का इस बार लक्ष्य रखा गया, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी किया है। सेकेंड पॉइंट है पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तीसरा पॉइंट है जल से जूझ रहे 100 जिलों के लिए बृहद उपायों का प्रस्ताव। फोर्थ है नाबार्ड के पुनर्वित्त योजना और विस्तार देना। जो नाबार्ड की योजनाएं चल रही हैं उनको फिर से क्रियान्वयन करना और उसको विस्तार करना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, नीली क्रांति। 2024 और 25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। मत्स्य के बारे में इन्होंने कहा है कि उसको 2024-25 तक का लक्ष्य रखा है। 2022-23 तक देश में 200 टन का मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य रखा है। तीसरा पॉइंट है 477 मिलों और 500 मत्स्य पालन कृषकों संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन करने से जोड़ना। आप देख रहे हैं इस टाइम सरकार जो है ना काफ़ी योजनाओं पे जोर दे रही है, जिसके जो ग्रामीण किसान हैं या जो क्या कहते हैं पशुपालन करते हैं उनको लाभ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको बोल दूंगी कि आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है। किसान रेल, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव। इसके तहत एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के प्रशीतक के डिब्बे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशीतक के डिब्बे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि फ्रिज का आप लोग यूज़ करते हो, कोई भी सामान जिससे नष्ट ना हो, इसका यूज़ होगा जो रेलगाड़ियाँ हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सामान है रेलगाड़ियों से भेजा जाता है मालगाड़ियों से, तो वो 1-1 2-2 दिन लग जाते हैं, जिसमें से सब्जियां भी होती है, दूध भी होते हैं, कई ऐसे सामान होते हैं नॉनवेज जिनको आप इजीली 1-2 दिन में वो ख़राब हो जाता है, जिससे उनका जो 100% माल होता है उनको 80% ही उसका विक्रय मूल्य मिलता है। तो इसी से किसानों को जो नुकसान होता है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने प्रशीतक के डिब्बे लगाने का प्रस्ताव किया कि जिससे अगर 100% माल जाए तो उसका 100% ही बिक्री का मूल्य मिल जाए किसानों को। सेकेंड है दूध, मांस, मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आसारती श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव किया। वही चीज़ उन्होंने बोली है जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पशुधन। दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक 53.5 मिलियन टन से दोगुना करना, 108 मिलियन टन के स्तर पर पहुंचाना। ये ईयर आपसे पूछ सकता है कि 2025 तक गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि जो दूध का है ना 53.5 से उसको दोगुना करना है, 108 मिलियन टन बना करना है। कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज के मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। चारागाह को विकसित करने के लिए मनरेगा को संयोजन किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है मवेशियों के खुर एवं मुंह से होने वाली बीमारियां, ब्रीसीलोसिस तथा भेड़ एवं बकरियों को होने वाली बीमारी पेस्टेपेटिस PPE को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीब उन्मूलन के लिए 58 लाख स्वयं सहायता समूह के साथ 50 लाख परिवारों को 0.5 करोड़ परिवारों से जोड़ा जाएगा। इसको इतने परिवारों को इसमें जोड़ा जाएगा अंत्योदय योजना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेलनेस, जल एवं स्वच्छता की बात इन्होंने कही है, जो कि मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए थे उसी पर ही पूरा जो बजट है कहीं ना कहीं से आप देख रहे हो उसी पे पूरा फोकस है। आरोग्यता, जल एवं स्वच्छता। इस बार जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है आप देख रहे हैं कि स्वच्छता से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम चलाए गए, जो कि काफ़ी अपने भारत को बहुत ज़रूरत भी है स्वच्छता की। आप देख रहे हैं स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम चलाया गया था और जो शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिए कम पड़ रही राशि की पूर्ति के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग एवं प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट है, ऐसे जिले जहां आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है, उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा। जहाँ पर अस्पताल नहीं है वहाँ पे अस्पताल खोलने की बात की गई है, जो कि आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। थर्ड पॉइंट है, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के लिए 6400 करोड़ का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि अनुमानित की गई, तो 6400 करोड़ रुपए आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने स्टार भी यहाँ पे लगा दिया। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोग को बता दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का। ये इस बार बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा का। शिक्षा और कौशल शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, सबसे अधिक इसी में खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। ये आपसे राशि पूछ सकता है कि शिक्षा पे कितनी राशि खर्च करने को अनुमानित किया गया, तो आप 99,300 करोड़ लगाएंगे। और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित की गई है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति की घोषणा का प्रावधान। आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी अप्रैल में। हो सकता है कि एक शिक्षा विभाग भी बना दिया जाता, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए इन सब चीज़ों को भी स्थगित कर दिया गया। आने वाले समय में ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान, साइबर न्यायिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किया गया। आप देख रहे हैं इस टाइम साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे भी रिलेटेड उन्होंने बात की है, जो कि विश्वविद्यालय उससे भी रिलेटेड खोले जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर को पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। इस टाइम आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑनलाइन शिक्षा हो, इन सब पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज़्यादा बचता है। आप घर पे रह के चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपका जो जो आप बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं, वो सारा समय बचता है, और जिससे आप आसानी से अपनी चीज़ों को कम समय में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को मौजूदा जिला अस्पताल से संबंध करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अध्ययन स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम इन इंडिया एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आर्थिक विकास के बारे में इन्होंने बोला है, उद्योग वाणिज्य और निवेश, इसके लिए 27,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आप देख रहे हैं शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च करने का प्रावधान है, 99,300 करोड़ रुपए का उसका था शिक्षा का, और आर्थिक विकास के लिए 27,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। सेकेंड पॉइंट है, 5 नवीन स्मार्ट सिटी को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2020-21 से लेकर 2023-24 तक की 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के में 1480 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रत्यक्ष किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वायुपतन हवाई अड्डा। उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक तैयार किया जाएगा। ये योजना आपसे पूछ सकता है कि उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो वो हवाई अड्डों से संबंधित है, और इसमें 100 हवाई अड्डों का जो है ना एक निर्धारित लक्ष्य किया गया है 2024 तक के लिए। ये टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा। ज़्यादातर योजनाएं हैं वो 2024-25 तक के लिए निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान अवधि में हवाई जहाज़ की संख्या 600 से बढ़कर 1200 हो गई है। आप देख रहे हैं वर्तमान में डबल संख्या हो गई है, 600 से सीधे 1200 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत के बारे में। विद्युत की बात कही है, स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देना, जिससे कि जो बिजली की जो चोरी होती है उसको रोका जा सके। बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए ये उपाय किया गया है। थर्ड है, वर्ष 2020-21 में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 22,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा के बारे में कहा है, राष्ट्रीय गैस ग्रिड के वर्तमान में 16,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर का विस्तार का प्रस्ताव किया है। पारदर्शी मूल्य और लेन देन में आसानी से सुविधा के लिए सुधार किया जाएगा, ये पॉइंट उन्होंने रखा है। अब नई अर्थव्यवस्था के बारे में क्या इसमें बजट में बात कही गई है उसको भी डिस्कस करते हैं। नई अर्थव्यवस्था, भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत नेट है वो किससे संबंधित है और इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने लाख का। तो आप लोग का आंसर होगा 1 लाख का लक्ष्य रखा गया है ग्राम पंचायतों को, और इसका जो भारत नेट है ये इंटरनेट से संबंधित है, और फाइबर टू द होम
ये इसकी योजना का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। ये राशि भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो इस राशि को भी आप लोग याद रखिएगा कि 6,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द लाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकोषीय प्रबंधन। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सेकेंड है, जीएसटी पूर्ति से विधि। जीएसटी से रिलेटेड क्या बोला गया बजट में, उसको डिस्कस करते हैं। 2016-17 और 2017-18 के संग्रहण में देय बकाया राशि 2 किस्तों में हस्तांतरित की जाती थी। इसके बाद स्थिति के स्थानांतरित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर द्वारा संग्रहालय तक ही सीमित थी। थर्ड पॉइंट है, 2019-20 में के बजट में 3.8 राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट में 3.5 राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको पूरा याद रखना है। क्वेश्चन में सीधे सीधे ही पूछ लेता है कि 2019-20 में राजकोषीय घाटा क्या था, तो आपका आंसर होगा 3.8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये पूछेगा कि 2020-21 में है राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या लगाया गया है, तो वो 3.5 है। ये वाला 3.8 है, इसमें 3 कम कर दीजिए तो 3.5% का इस बार अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए चला जाएगा, जो कि 21 से अधिक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो व्यय है 30.42 लाख करोड़ का प्रस्ताव, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 को संशोधित अनुमान से 12.7% अधिक है। प्राप्तियां जो है ना वो 22.46 लाख करोड़ रुपए अनुमानित, जो कि 19-20 से 16.3 अधिक है। आप ये वाला डेटा याद रखिएगा कि कितना इस बार अधिक है, अनुमान से कितना अधिक है। तो ये 12.7% अधिक है जो व्यय, और जो प्राप्तियां हैं वो 16.3% अधिक है। जीडीपी वृद्धि 2020-21 में मामूली वृद्धि 10% अनुमानित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी जो है ना 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित की गई, तो आप लोगों का आंसर होगा 10%। घाटे के बारे में बात करते हैं, 2020-21 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.7 निर्धारित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछ सकता है कि राजस्व घाटा जो है ना वो जीडीपी के कितने % निर्धारित है, तो वो 2.7 निर्धारित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का 2.4 के संशोधित अनुमान से अधिक है। राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.5 निर्धारित, जो कि 19-20 में 3.8 के संशोधित अनुमान से कम है। ये जो पूरा डेटा है इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको ये सारा डेटा याद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ। जब डेटा में चीज़ें होती है तो उसको आप 2-3 बार रिवाइज करिएगा, तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जन औषधि केंद्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं, 300 शल्य चिकित्सा सर्जिकल जिनको बोलते हैं की व्यवस्था की जाएगी। आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य पर भी इस बार काफ़ी जोर दिया गया है बजट में, और शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही असर हैं, और जो कि दोनों की ज़रूरत भी है भारत में। आप देख रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी के चलते हुए जो स्वास्थ्य का अपना जो स्तर है उसको अगर जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, वही आगे आने वाली ऐसी विषम परिस्थितियों में लाभ दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको आने वाली किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जो टीबी का है ना, इन्होंने कब तक लक्ष्य रखा है, इसका इन्होंने एक थीम बनाई है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अभियान शुरू किया है, वर्ष 2025 तक टीबी जिसको तपेदिक बोलते हैं समाप्त करने की इन्होंने लक्ष्य रखा है, प्रतिबद्धता की है। तो ये आप लोगों से ईयर पूछ सकता है कि कब तक इस लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 आपका आंसर होगा। और ये आपसे थीम भी पूछ सकता है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सभी घरों को पाइपलाइन द्वारा जल पूर्ति के लक्ष्य से जल जीवन मिशन को 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, इस बार के बजट में भारतीय रेल के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट है, रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी। आप देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा पे अधिक बल दे रही है, ताकि सौर ऊर्जा के द्वारा जो भी अधिक से अधिक चीज़ों को संचालित किया जा सके। सेकेंड है, स्टेशन पुनर्विकास की 4 परियोजनाओं और 150 यात्री रेलगाड़ियों का प्रचलन सरकारी निजी भागीदारी नीति से किया जाएगा। 150 रेलगाड़ियाँ चलाई जाएंगी जो कि यात्री रेलगाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु संबंधन ट्रांसपोर्ट उपनगरीय परिवहन योजना चलाई जाएगी, जिसके लिए 18,600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, और इसका किराया जो होगा वो मेट्रो प्रारूप के अनुसार तय किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने 20% इक्विटी प्रदान करेगा और परियोजना लागत को 60% भाग विदेशी सहायता से पूरा किया जाएगा। इसमें जो केंद्र सरकार का 20% हो गया हिस्सेदारी, और 60% जो विदेशी सहायता से इसमें प्राप्त किया जाएगा।
और 20% जो बचा हुआ हिस्सा है वो राज्य सरकार खर्च करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल की उपलब्धियां क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, 550 स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। सेकेंड है मानव रहित रेल फाटक समाप्त हो गया है। थर्ड पॉइंट है 27,000 किलोमीटर की रेल लाइन की विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पूरा मतलब आगे पूरा किया जाएगा। पत्तन और जलमार्ग के बारे में भी इस बार के बजट में प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, कम से कम एक बड़े पत्तन का निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंज इसे सूचीबद्ध करने का विचार किया जाएगा। 890 किलोमीटर दुबरी सदिया कनेक्टिविटी का कार्य 2022 तक कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी दुबरी से सदिया की कनेक्टिविटी है 2022 तक का इसका लक्ष्य रखा गया। तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री की अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स स्टार्टअप के बारे में बात करिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के 100 करोड़ तक के कुल कारोबार वाले स्टार्टअप को 10 वर्षों में लगातार 3 आकलन वर्ष 100% छूट का लाभ दिया गया है। ई शॉप्स पर भी भुगतान से राहत की गई है। तीसरी परियोजना सरकारी संस्थाएं। सरकारी संस्थाओं पर छूट कटौती के बिना 10% का अधिभार और 4% उपकर के साथ 22% कर भुगतान के विकल्प को प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेश के लिए रियायत। प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में 31 मार्च 2024 से पहले और न्यूनतम 3 वर्षों के लॉक इन अवधियों के साथ अपसंरचना और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनमें ब्याज लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा शुल्क। आप देखते हैं कि जो सामान पे सीमा शुल्क लगता है एक्साइज ड्यूटी, उसके बारे में भी जो प्रावधान किया गया है, कितनी दर रखी गई है। तो जो सामान है पुरानी दर ये थी और नई दर ये है। मैंने दोनों को ही लिख रखा है कि जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, पुरानी दर क्या थी और नई दर क्या थी। तो सामान पे इसमें फुटवेयर पे पहले 25% था, जो कि बढ़ा के 10% अब 35% कर दिया है। इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का पहले 20% दर थी, अब 25%, इसमें 5% बढ़ा दिया गया है। कोल्ड ड्रिंक्स और न्यूज़ प्रिंट है, सॉरी हल्के कोडेड पेपर और न्यूज़ प्रिंट है, उस पर 10% थी, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। आप देख रहे हैं इसमें 10% की वृद्धि हुई, इसमें 5% की वृद्धि हुई और इसमें 5% की कमी कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। बीड़ी पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोगों से पूछ सकता है कि जो सिगरेट एवं जो ये पदार्थ हैं इन पे क्या प्रावधान किया गया। तो इन पे जो लागत है उत्पाद शुल्क उसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। अभी वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में तो इन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो का। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस बार के बजट में और भी पॉइंट्स रखे गए हैं। 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जिम्मेदार समाज की 3 संख्या होती है, मतलब संख्या होती है 3। आप देख रहे हैं 3 महत्वपूर्ण संख्याओं को बताया गया है इस बार के बजट में। पहली है महिला एवं बाल, दूसरा है समाज कल्याण और तीसरा होती है संस्कृति और पर्यटन। इन तीनों चीज़ों को जिम्मेदार समाज की उन्होंने उदाहरण दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का आवंटन का प्रस्ताव किया गया। महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण हेतु 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति की आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ का प्रावधान किया गया। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए 2020-21 हेतु 95,000 करोड़ का प्रावधान 9500 रुपये का आवंटन किया जाएगा। संस्कृति एवं पर्यटन पे क्या बात कही है बजट में इस बार के डिस्कस करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। द्वितीय पॉइंट है स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। राखी गढ़ी जिसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से बोली जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। इसमें उन्होंने 5 जो पुरातत्व स्थल हैं उसके बारे में बात कही, जो कि राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है मेरठ के पास में, और शिव सागर जो कि असम में है, धौलावीरा गुजरात में है जहाँ पे लोथल है, वहीं पे धौलावीरा भी है, और आदिचनलूर ये तमिलनाडु में स्थित। इन 5 स्थलों की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। प्रमुख मंत्रालयों पे जो बजट रखा गया है इस पर उसको डिस्कस किया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, उस पर इन्होंने जो राशि जितनी खर्च की जाएगी उस मैंने राशि को लिख रखा है, और यहाँ पे जो मंत्रालय है उनको लिख रखा है। तो इसमें सॉरी फ्रेंड्स,
इस मंत्रालय में उन्होंने 50,040 करोड़ रुपए की बात कही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 67,112 करोड़ की इन्होंने बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय के लिए इन्होंने 72,216 करोड़ की बात कही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग 91,823 करोड़। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 99,312 करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1,22,398 करोड़। और उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 1,24,535 करोड़। कृषि व किसान कल्याण के लिए 1,42,762 करोड़। गृह मंत्रालय के लिए 1,67,250 करोड़। रक्षा के लिए 4,71,378 करोड़ की बात कही गई है। ये सारा जो रुपए है एक तरफ राशि है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिविजुअली जिस जिस डिपार्टमेंट पे जो जो राशि खर्च की गई है मैंने उसको नोट डाउन करके बताया। लास्ट में इसके टैक्स स्लैब भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार सरकार ने कितनी दर पे कितनी कितनी छूटें दी हैं। तो कर संबंधी जो प्रावधान है, प्रत्यक्ष कर, आयकर के बारे में इन्होंने क्या कहा है। आयकर जो स्लैब है उसको डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे राशि दी गई है, जो वर्तमान में राशि चल रही है, और नई दरें जो चलाई गई हैं उसके बारे में बात की गई है। तो अगर 0 से 2.5 लाख रुपए होगा तो उसको छूट दी गई है। नई नई में भी इसमें छूट दी गई है। ये पुरानी राशि है और ये नई है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2.5 लाख से 5 लाख अगर रुपए है तो पहले इस पर 5% जाता था, लेकिन इसमें छूट कर दिया गया। 5 लाख तक के लिए आपकी छूट कर दी गई। 5 से अगर 7.5 लाख रुपए है तो 20% का प्रावधान था, लेकिन इसमें घटाकर इसको 10% का प्रावधान कर दिया गया। 7.5 से 10 लाख का अगर राशि है तो उस पर 20% का खर्च होता था, लेकिन इसको घटा करके 15% कर दिया गया है। और 10 लाख से अगर 12.5 लाख रुपए था तो उस पर 30% की टैक्स आपसे ज़्यादा था, लेकिन इसको भी घटा के 20% कर दी गई है। और 12.5 से अगर आपके पास में 15 लाख रुपए होता था तो उसमें 30% की दर आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इसको भी घटा के 25% आपकी छूट दे दी गई है। और अगर 15 लाख से ऊपर होता था तो आपको 30% की दर से आपको टैक्स पे करना होता था, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये 30% की 30% ही है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ये है कि जो पहले टैक्स पे करते थे वो एक विशेष परिस्थिति, विशेष नियम के अनुसार अपने टैक्स को कम कर सकते थे, छूट थे। लेकिन इस बार के टैक्स में दर तो गवर्नमेंट ने ज़रूर कम की है, लेकिन उस नियम को जो है ना वो बंद कर दिया है। आप कैसे भी करके आप अपनी जो इनकम टैक्स की राशि है किसी भी प्रावधान से बचा नहीं सकते हैं। तो ये इन बातों पे डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र के बारे में जो सरकार ने इस बार बजट में बातें कही हैं उसको डिस्कस करते हैं। 10 बैंकों को 4 बैंकों के तौर पे विलय को मंजूरी कर दी है। आप देख रहे हैं कि कुछ दिन से जो बैंकों का विलय हो रहा है, अभी रिसेंटली 4 बैंकों का विलय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 3,50,000 करोड़ की पूंजी जो है ना वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम को जमा बीमा के दायरे की प्राप्ति जमाकर्ता 1 लाख से बढ़कर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि इस बार सरकार ने जो है वो इनकम टैक्स वाले जो पे करते हैं उनको भी राहत दी है, और जो जमा करता है उनको भी राहत दी है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सरकारी बैंकों को सशक्तिकरण किया जाएगा। ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी को पात्रता सीमा घटाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में अपनी शेष हिस्सेदारी की निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों से बचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एमएसएमई के लिए आधारित इनवॉइस फंडिंग लोन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय बाजार। कुछ विनिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणी को गैर निवेशी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह से खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कारपोरेट बॉन्डों में एफपीआई की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आईएफएससी गिफ्ट सिटी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त व सर्वोत्तम डेटा प्रोसेसिंग का केंद्र बनाने की क्षमता, विनियामक व अनुमोदन से वैश्विक बाजार भागीदारी द्वारा व्यापक के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। विनिवेश सरकार द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी को हिस्से में बेचने की इस बार उन्होंने प्रावधान किया। आप देख रहे हैं कि एलआईसी के शेयर्स जो है ना वो गवर्नमेंट ने इस बार बेचने की बात कही है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके जो बजट के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। आप बताइएगा तो यूपी का बजट भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी। इस तरह के जो भी आप लोगों को अलग से वीडियो चाहिए हुआ, जैसे कि इंडेक्स का है या फिर जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस तरह की जो पीडीएफ है डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, और इसकी पीडीएफ मैं उस ग्रुप में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।